तो खबरों के खेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हमारी बात करेंगे प्रदीप सर। सबसे पहले एबीबी इंडिया की बात करना चाहेंगे और क्या शानदार तेज़ी रही है, 10% से आसपास की यहाँ पे तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। दरअसल वजह क्या है? वजह साफ तौर पे ये है, जो कंपनी है एबीबी ग्लोबल, उसके रिजल्ट्स जो है Q2 के वो बहुत शानदार आए हैं। अब देखिए थोड़ा सा ज़रूर फिजर आउट हुआ है 6% 6.5%, लेकिन 10% की तेज़ी एक टाइम पे दिखा रहा था ये। और आप ये देखिए कि जो एबीबी ग्लोबल है उसके नतीजे बहुत शानदार रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो भारत के हिसाब से इसका क्या मायने है, ऑर्डर इनफ्लो जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कंपनी का प्रदर्शन भी देखें यहाँ पर, तो अगर एबीबी इंडिया की बात करें तो करीब 25% की बढ़ोतरी हमने देखी है पिछले कुछ समय में यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो सर आप कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को? और जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है कि सरकार का फोकस बहुत सारे सेक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में भी रहा है, एबीबी इंडिया को लेकर क्या सलाह रहेगी? या देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक का एक बहुत बढ़िया एक डबल बॉटम बनाया था वीकली चार्ट में और ऑलरेडी स्ट्रेंथ आके रखा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जाने के लिए बेस बना रहा है। बहुत जल्दी आपको एक बार स्टॉक 8000, उसके बाद 8450 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। मंथली चार्ट में देखा जाए तो 4-5 महीने से एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में है और 3-4 महीना लग सकता है ऑल टाइम हाई जाने पे। स्ट्रक्चर बढ़िया है, वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी भी इस पे किया जा सकता है, वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड नहीं है। तो ये ट्रेडिंग बेस्ड कॉल नहीं है, ये ओवरऑल फंडामेंटल ड्रिवन रैली होता है। ऐसे स्टॉक्स में आपको बने रहना चाहिए। फंडामेंटल ड्रिवन जो है इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। अच्छा, जब एबीबी की बात हुई तो मुझे लगा सर सीजी की भी बात करनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं मुरगप्पा ग्रुप का स्टॉक है और सरकार की तरफ से जो सेमीकंडक्टर मिशन पॉइंट 2.0 का जो ऐलान हुआ, उसमें से वन ऑफ द बेनिफिशियरी स्टॉक जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर। तो आप कैसे देख रहे हैं सर इस स्टॉक को यहाँ पर, और क्या सलाह रहेगी? पिछले कुछ समय में हमने देखा है इस स्टॉक में थोड़ा दबाव रहा है, लेकिन उसके बाद वापस जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या मानना है आपका? मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। फंडामेंटल ड्रिवन रैली चल रहा है यहाँ पे, थीम बेस्ड रैली है, सेमीकंडक्टर ड्रिवन रैली है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल अच्छा है, सेकंड टेक्निकल अच्छा है, थर्ड गवर्नमेंट का सपोर्ट है। अब जब तीनों एक साथ हो रहा है तब जाके ऐसे स्टॉक्स मल्टी वगैरह बनता है फ्यूचर में। 1250-1300 के आसपास का आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है सर, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात कर लेते हैं आईसीआईसी लोम्बार्ड की यहाँ पर। और आईसीआईसी लोम्बार्ड की अगर हम लोग बात करें तो साफ तौर पे जो है आप ये देखिए नेट प्रॉफिट में 46% का दबाव आया है यहाँ पे। मतलब आप सोचिए कि प्रॉफिट जो है 40% तक आधा जो है वो घुस गया है यहाँ पर। नेट प्रीमियम की बात करें 16% बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप कंबाइंड रेशियो की बात करें तो वो हल्का सा जो है वो बढ़ोतरी ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक की जो है पिटाई देखने को मिली है। और सर आज जिस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला है एकदम डीप कट, उसका आपका क्या मानना है? यहाँ पर क्या सलाह रहेगी आईसीआईसी लोम्बार्ड को लेकर? अब देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक का जिस तरीके से पिटाई ऑलरेडी हुआ है, यहाँ से और थोड़ा नीचे 1480-1500 तक मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से और 120-30 पॉइंट मैक्स टू मैक्स पेन है। ये पेन कंप्लीट होने पे और अदरवाइज एक कंसल्टेशन चाहिए होगा। ये कंसल्टेशन कंप्लीट होने पे स्टॉक फिर से घूम फिर के आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर बढ़िया है, फंडामेंटल ड्रिवन रैली यहाँ पे भी है। ICICI जनरल इंश्योरेंस इज अ बिग नेम इन द प्रोमिनेंट स्टॉक ऑल्सो। सो अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4-6 महीने लगेंगे इसमें बेस बिल्ड करने में। जी ठीक है सर, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो एक और स्टॉक मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि आज उसकी पिटाई हो रही है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स को लेकर। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का प्रदर्शन रहा है यहाँ पर वो अगर हम लोग देखें प्री सेल्स को लेकर तो वो काफ़ी दबाव के हिसाब से देखने को मिला है। Q1 में जो प्री सेल्स रही है उसमें दबाव है यहाँ पे। बिक्री के प्रदर्शन के हिसाब से भी देखें तो बहुत कोई खास नंबर निकल कर नहीं आया है। और इसके अलावा यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भी थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा है। आपका क्या मानना है सर इस शेयर को लेकर? ये ज़्यादा नीचे नहीं आया है, एक रेजिस्टेंस के आसपास का टॉप है। 1780 के आसपास का प्राइस अभी टॉप किया है रिसेंटली। अब 1652 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एक बार मुझे लग रहा है कि 1545-1550 तक ये चल सकता है, एक बार फिर से नीचे आ सकता है। करेंट जोन से भी 80-100 पॉइंट नीचे। सो ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, बने रहना चाहिए। शॉर्ट टाइम अच्छा खासा चलने के बाद एक हेल्दी करेक्शन मानेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और HDFC AMC की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर HDFC AMC की बात करें यहाँ पर तो देखिए कंपनी के मुनाफे में बढ़त है, उसके बावजूद जो है 5% के आसपास का जो स्टॉक है वो टूटता हुआ दिखा है यहाँ पर। और NSE के ऊपर अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पर अभी आप देखें तो करीब करीब यहाँ पे जो स्टॉक है उसमें दबाव देखने को मिल ही रहा है, तो करीब 2600 के भाव के आसपास है यहाँ पे। जून तिमाही में कंसोलिडेशन प्रॉफिट में करीब 12% की सालाना ग्रोथ रही है। ऑपरेशन से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 13% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। और अगर इसके अलावा अगर आप और चीज़ों को देखें यहाँ पे, जो कि मैं रिजल्ट्स में देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से एचडीएफसी एएमसी ने जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है वो बेहतर दिखाई है। रेजिलेंट इक्विटी जो है यहाँ पर, इक्विटी इन्फ्लोज जो है काफ़ी रेजिलेंट है यहाँ पर। और इसके अलावा सिप मोमेंटम जो है वो भी मैं देख रहा हूँ कि साल दर साल के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और एक मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है यहाँ पे, करीब 3300 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं यहाँ पर। और इनका ये मानना है कि अर्निंग पर शेयर में एक अच्छी बढ़त आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है, जो FY28 के हिसाब से एस्टिमेट दे रहे हैं। सर आपका क्या मानना है यहाँ पर? देखिए फेयर वैल्यूड में है। अगर हम एचडीएफसी एएमसी देखेंगे 39 का पी, निपॉन इंडिया देखेंगे 50 का पी, आदित्य बिरला देखेंगे 34 का पी, यूटीआई का देखेंगे 26 का पी। सो ओवरऑल ये इस इंडस्ट्री आप देखेंगे 35-50 इस पी के आसपास ही चल रहा है। अभी 34 पी के आसपास का एचडीएफसी एएमसी 39 के आसपास है, ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। अब यहाँ से जो रैली होगा वो फंडामेंटल ड्रिवन रैली। अब वो रैली आपको ईयर टू ईयर्स ओवर द ईयर्स रिजल्ट के हिसाब से आपको मिलेंगे। इंडस्ट्री के जिस तरीके से ग्रोथ होगा उस ग्रोथ के हिसाब से आपको आते हुए दिखाई देंगे। मार्केट में लीडर है, 1,11,530 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। रेवेन्यू भी बहुत बढ़िया है, आप देखेंगे 4,600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी इनका है। सो ईयर टू ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 13-14 बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ किया है। लास्ट प्रॉफिट भी बढ़िया करता है। इनका पास कैश इक्विवेलेंट बैलेंस में बहुत बढ़िया है। नीट प्रॉफिट भी आप देखेंगे 2,850 के आसपास का अभी नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। तो फंडामेंटली तो ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बने रहना चाहिए स्टॉक के साथ। न्यू एज इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक नहीं है, मतलब वो शाहरुख खान बन चुका है ऑलरेडी। शाहरुख वो खान बन चुका है, तो अच्छा। अभी कार्तिक या तो रणवीर की जगह पे भी नहीं है, तो कार्तिक रणवीर की जगह अभी भी है, निपॉन का है, यूटीआई का है। सो ऐसे स्टॉक है अभी भी। तो एचडीएफसी इज अ गुड स्टॉक, लिक्विडिटी है इसमें, लेकिन एग्रेसिवली मूव नहीं मिलेंगे। वैसे आपका फेवरेट स्टार कौन है सर? कौन सा हीरो है आपका फेवरेट? सर देखिए, पहले तो देखिए बचपन में अलग व्यू था। अभी मैं देखता हूँ, देखिए जो अभी मेहनत आप कर खुद रहे हैं। स्टार हैं तो दूसरे नहीं कौन नहीं, से स्टार अभी को अगर पसंद हम करते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा क्या, हम लोग कोई स्टैंड नहीं है, हम लोग तो बस मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और क्या। मैं ऐसा कोई मेरा फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, मतलब ठीक। सच सच बताए तो मुझे ऑलमोस्ट 2-4 लोगों को छोड़ के सबको ही अच्छा लगता है। ओवरऑल जिनका काम अच्छा रहता है बस उनको मैं पसंद करता हूँ। ठीक है सर, चलिए एक और हम एक टाइम में जो सुपरस्टार था यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब देखिए राजीव कुमार की जो नियुक्ति को जो है वो आरबीआई की तरफ से मंजूरी दे दी है। यहाँ पर 15 जुलाई से कार्यकाल प्रभावी हो गया 3 साल के लिए। पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर काम करते हुए दिखेंगे। अब सर एक चीज़ ये समझाइए हमको, क्योंकि बहुत समय तक इस स्टॉक ने काफ़ी पेन दिया और आज भी आप देखिए 800 का लेवल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल इस पर बना हुआ है सर। बहुत समय के बाद जो है इसने 800 के लेवल को ब्रीच किया था। अब नतीजे भी आएंगे यहाँ पर शनिवार को। यहाँ पे किस लिहाज से आगे के हिसाब से यहाँ पे पोजीशनिंग करनी चाहिए, और कोई अगर चाहे इसको कॉल या फिर पुट लेना तो आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए मुझे लगता है कि हर्ष जी, जिस तरीके का सिचुएशंस ओवर द टाइम डेवलपमेंट हुआ है, आज थोड़ा तो बैंक निफ्टी नीचे आया है सेकेंड हाफ में। एचडीएफसी बैंक अभी भी वैल्यूड एक पोजीशन में है। रिसेंटली हमने 745-760 के आसपास अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है। तो बने रहना चाहिए बैंक के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। एक बार अगर 835 एंड 840 इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो मूव मिलेगा वो आपको 950 से 970 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी होल्ड कीजिए, ठीक है, फिलहाल बने रहिए बैंक के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। और कभी भी अगर हमें लग रहा है थोड़ा सा ऑडियो की दिक्कत है, लेकिन जैसे ही जो है यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं ठीक, हम लोग वापस जो है प्रदीप जी को जोड़ेंगे। हाँ प्रदीप जी प्लीज़ बताएं। सर तो मैंने वही बताया कि ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। एक बार 790 785 में आने पे आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम वैसे आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो सलाह है वो आपकी यहाँ पर ठीक है, ठीक के लिए। अच्छा, एक एथर एनर्जी पे भी ज़रूर बात करना चाहूँगा सर,
कल खबरें बनी हुई थी QIB को लेकर, यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प जो है इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिख रहा था यहाँ पे चीज़ों को लेकर। अब दूसरी खबर है कि भाई वायरल जो हो रखी है इस समय कि सरकार निवेश कर रही है एथर एनर्जी में, 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात निकल के आ रही है। लेकिन ये पहली नज़र में तो लगेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन कायदे से अगर आप समझे तो इंडिया जापान फंड जो है, जिसमें भारत सरकार और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो है उसका सपोर्ट मिला हुआ है, तो इस लिहाज से जो है वो एक इमेज क्रिएट अभी फिलहाल के लिए हिसाब से जो देख रहे हैं हम लोग ट्विटर और जगहों पर कि भाई सरकार का निवेश हो रहा है, तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी देनी यहाँ पे दर्शकों को ज़रूरी थी। आज दबाव है करीब 2% के आसपास। आपका क्या मानना है एथर एनर्जी को लेकर सर? जी देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी 1273 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है एंड जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, बने रहना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक हमारे कवरेज में भी था एंड स्टॉक हमने 850 860 के आसपास बाई कॉल हम लोगों ने दिया था एंड मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में देखिए अच्छा खासा चला हुआ है स्टॉक। तो ऐसे ही लोग गलती कर बैठते कि इतना चलने के बाद भी लोग यहाँ पे खरीद रहे। अगर यहाँ पे खरीद के व्यू फिर से 1 महीना होगा तो बात नहीं बनेगा। यहाँ पे खरीदने के बाद व्यू 2 साल होना चाहिए। 800 पे भी था तो अंडर वैल्यूड था, शॉर्ट टाइम में मेरे को लग रहा है कि ये अभी एक्सपेंसिव हो चुका है। एक बार आपको एक टाइम करेक्शंस में चाहिए होगा, टाइम करेक्शंस के बाद फिर से आपको 1800 1900 2000 एंड अबव भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो इस ओवरऑल लॉन्ग टर्म थीम में बहुत बढ़िया है और मैं बहुत कंफर्ट फील करता हूँ ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने में। और ऑलरेडी हमने हमारे सुपर डायमंड मेंबर्स एक्सक्लूसिव हमारे मेंबरशिप होता है, वो मेंबरशिप जितने भी लोगों ने लिया है ये स्टॉक हम लोगों ने उनको बाई कॉल भी दे के रखा है, तो बहुत लोअर प्राइस से। और आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, रिसेंटली आई थिंक एक बार हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कराया, हो सकता है सेकेंड टारगेट भी इसका मेरा लंबा है। सो मुझे लगता है कि इज ए डिस्क्लेमर है, क्लाइंट के पास हो सकता है, हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो एक डीप के लिए इंतजार कीजिए, इतना ऊपर नहीं खरीदेंगे, थोड़ा डीप मिलने पे ही हम बाई करेंगे। ठीक है, एक सर और नतीजे आए स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स के, तो मुझे लगा कि एक बार इस पर भी चर्चा करना चाहिए। यहाँ पे जो कंपनी का मुनाफा है वो 69% बढ़ता हुआ दिखा है। मुनाफे में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की जो वजह है आप ये समझ लीजिए, जो करंट टैक्स खर्च है उसमें भारी कमी की वजह से यहाँ पर जो है मुनाफा बढ़ा है। बहुत सारे दर्शक समझते हैं कि कंपनी की तरफ से ये मुनाफा है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स को लेकर जो जिस तरीके से जो था उसमें कमी है, उसकी वजह से नंबर देखने को मिल रहे हैं। और जो बेसिकली जो खर्च है जो टैक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो 7.1 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल 37 करोड़ के आसपास का था। इसलिए आपको देखिए ये रिएक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर 7% के आसपास का यहाँ पर। हालांकि अगर आप मार्जिन्स को देखें वो स्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन कामकाजी मुनाफा घट गया है, 8% के आसपास आया। रेवेन्यू भी करीब 10% के आसपास टूट गया है यहाँ पर। ये जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अगर आप ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब 10,000 करोड़ के आसपास FY26 के हिसाब से 10,000 करोड़ के आसपास का नंबर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर आप क्या मानना स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल के ऊपर क्या है सर? इसीलिए ना देखिए मार्केट में एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर्ष जी। और रिसेंटली मतलब आज से 6 महीना पहले भी एक हमारे क्लाइंट है, फ़ोन किए थे ऑफिस में। फ़ोन करने के बाद पूछा था कि जिस तरीके का सिचुएशन है हमने 340 380 के आसपास हमने बाई करके रखा है, तो क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे 350 के आसपास का भाव था। हमने उस टाइम पे भी बोला था कि स्टॉक से एग्जिट हो जाइए। जिस तरीके का चार्टिकल पैटर्न पोजीशन लग रहा है स्टॉक, मेरे को लग रहा है कि एक बार 200 भी आ सकता है। और उन्होंने तब उनको लगा कि अरे नहीं ऐसा क्यों है, हम हम अभी बेचेंगे नहीं लॉस में, हम होल्ड करके रखेंगे लॉन्ग टर्म। और उन्होंने बेचा नहीं। और उनका कॉल, आपने जैसे स्टॉक का नाम बताया, उनका कॉल आज से 1 हफ्ता पहले मेरे साथ हो रहा था। तो बोला सर बहुत घाटा हो गया, काश आपका बात सुन के हम लोग एग्जिट कर देते पर्टिकुलर स्टॉक से। तो एग्जिट किया नहीं। अभी देखिए 220 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि देखिए स्ट्रक्चर तो बहुत खराब है। मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट में रखने का मतलब कोई है नहीं। अगर स्टॉक को चलना है तो एक बार तो मैं फिर से 300 एंड वो एक बार मैं वेट करूंगा। मेरे को सिंपल है, जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, जहाँ पे एटलीस्ट 100 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रहा है, वीकली चार्ट में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ऐसा स्टॉक रखना मतलब सेल्फ डिक्लेयर करना मैं सुसाइड कर रहा हूँ, सिंपल। सो कहीं ना कहीं ये नहीं करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि एक बार किसी के पास भी अगर पोजिशन है तो आपको हर एक उछाल में सेल एंड राइज व्यू लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे नतीजों की बात कर लेते हैं। SDB फाइनेंशियल के रिजल्ट्स भी आए हैं यहाँ पर, एक बार वो भी देख लेते हैं यहाँ पे कि वो रिजल्ट्स कैसे रहे। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर ग्रीन टेक देखेंगे आपको। नेट प्रॉफिट करीब 38%, NII 20%। अगर आप यहाँ पे देखें
VNB वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस की बात करें या APE की बात करें 9% और 9% के आसपास ये आता हुआ दिखा है। और साफ तौर पे अगर आप यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो कंपनी को जो लोन दिए थे उस पर जो ब्याज मिलता हुआ दिखा है वो काफ़ी बेहतर रहा, जिससे नेट इंटरेस्ट जो इनकम है वो बढ़ती हुई दिखी 20%, जो काफ़ी मायने रखती है यहाँ पर। सर SDB फाइनेंशियल को लेकर सर क्या रिजल्ट, क्या स्थितियाँ आपको दिख रही हैं यहाँ पे? हर जी देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया फॉर्म हुआ है, रिसेंटली बेस बना है एंड मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक बार यहाँ से भी आपको 816 उसके बाद 840 तक मैं मूव देख पा रहा हूँ। अगर 845 एंड अबव सस्टेन होती है तो उस टाइम पे एक बेस बनता हुआ आपको दिखाई देंगे। फिलहाल अभी तो यहाँ से रैली आपको कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जितना खतरा था मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खतरा हो गया है, बेस बन गया है। और स्टॉक का एक अगर हम वीकली सपोर्ट भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 638 से 640 के आसपास था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ से एक अप ट्रेंड आपको होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैंगलोर रिफाइनरी की। और आप ये देखिए वो जो कहावत है बैक इन ब्लैक, यानी कि वापस मुनाफे में आने की कहानी, तो वो आपको MRPL में देखने को मिलेगी। आप ठीक है 1 साल पहले देखेंगे 270 करोड़ का घाटा था, 945 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई कंपनी। रेवेन्यू में आप देखिए डबल होता हुआ दिखा है। एबिटा देखें आप, क्या शानदार, 179 करोड़ से बढ़कर 1317 करोड़ पर आ गया। मार्जिन्स में 1% से बढ़कर 3.5% के आसपास आता हुआ दिखा है। सर क्या इंडिकेशन किया, और ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि क्या एक बार के नंबर अपने आप में कहानी को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं? किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाए यहाँ पे MRPL में? देखिए, ये स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है, थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि एक बार का रिजल्ट अच्छा हो सकता है। अब रिसेंटली एक कंपनी में एक हफ्ता पहले स्टडी कर रहा था, वो कंपनी 2024 में लॉस में था। उसके बाद जितना लॉस था उसका 80% जो है रिकवर करके एक प्रॉफिटेबल बन रहा है 2025 में। एंड जब रिसेंट रिजल्ट आया एकदम कुछ दिन पहले, मैंने देखा ओनली 24-25 करोड़ के आसपास का नुकसान। तो 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान से कंपनी कहीं ना कहीं 24 के आसपास 24 करोड़ के आसपास नुकसान में आया है। सो मैं ना ओवरऑल ट्रेंड देखता हूँ। आप एक बार मान लीजिए स्टोरी बहुत यूनिक है, न्यू थीम है, जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ आपको ग्रो जीरो अपना एंजल वन एंड जितने भी अपने AMCs एंड एक्सचेंज रिलेटेड बिजनेस है, इसमें से सबसे अगर कोई ऊपर जाएगा अभी के टाइम पे वो ग्रो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यू एज स्टोरी है, न्यू थीम है। अच्छा, जैसे न्यू स्टोरी की आपने बात करी, सर आपका फेवरेट स्टॉक क्यूपिड है, आज गिरावट है, तो क्या खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए यहाँ पर? नहीं, क्यूपिड एक सेकंड में देख लेता हूँ। क्यूपिड को हमने अभी भी नहीं, अभी भी बहुत अच्छा खासा सेलिंग चाहिए होगा यहाँ पे। हर्षी, ये कॉल जो मैंने दिया ना, उसके बाद लोगों ने भर भर के पैसा बनाया। मतलब अगर आप ऐसे 10-15 स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लिए हो तो एक स्टॉक ने जो आपको पैसा बना के दिया, क्योंकि स्टॉक का कवरेज आई थिंक कोई डिजिटल मीडिया पे कोई नहीं कर रहा था जब मैं जिस टाइम पे मैंने हाईलाइट किया था स्टॉक को। अभी तो देखिए दुनिया को पता है। अब जब दुनिया को पता है उस टाइम पे मेरा थोड़ा अभी क्या शानदार, मतलब सर आपने जब दुनिया को नहीं पता तब आपने हाईलाइट किया था, सोचिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, वो अच्छा खासा एक रिसर्च था और अच्छा टाइम पे हम लोगों ने किए थे। ऐसे कोई स्टॉक बताइए ना सर, और दर्शकों को, हमारे दर्शक इंतजार करते हैं इस तरह के। तब अगर टीवी में बोल देंगे ना तो पीछे नंबर है, ये नंबर पे लोग फोन करके वो हमारे सर्विस नहीं लेते। अरे सर इसमें वाली क्या बात है सर, बोनस है हमारा प्लेटफॉर्म। मतलब आप सोचिए कि देश के दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ते हैं यहाँ पर, राय देते हैं और मतलब बात करते हैं सर, तो बनता है सर, आपके पिक्स तो बनते हैं बिल्कुल यहाँ पर। डेफिनेटली हर्ष जी, हम तो देते रहते हैं ऐसे कॉल्स। फिलहाल अभी मेरा जो फोकस है ना जी, मैं ऐसे स्टॉक्स में कर रहा हूँ जो थीम अभी डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ सेक्टर अभी हमारे R&D पे चल रहा है, मतलब इन प्रोसेस में है। वो जैसे ही थोड़ा बहुत नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में पूरा रिसर्च फंडामेंटल डेक से कंप्लीट होता है ना, हम डेफिनेटली आएंगे और आप ही के शो में डिस्क्लोज करेंगे, और वो हमारे क्लाइंट को भी हम देने वाले। लेकिन फिलहाल अभी तो वो R&D न्यूज चल रहा है एक थीम के ऊपर। चलिए नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। हम लोग इंतजार करेंगे कि दूसरा क्यूपिड कौन सा बनेगा, वो प्रदीप सर के मुख से हम लोग जरूर जानना चाहेंगे। ठीक है सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्टॉक सर ITI के बारे में जानना चाह रहा हूँ। ITI को लेकर ज़बरदस्त तेज़ी आज देखने को मिली, 6% तक स्टॉक चढ़ गया सर। BSNL से दरअसल एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 850 करोड़ का ऑर्डर है यहाँ पे। 4G नेटवर्क के जो फेज़ यहाँ पे 8-9 है उसके आसपास के एक्सपेंशन को लेके मिला है। बेसिकली ये जो पूरी यहाँ पे जो परियोजना है वो पश्चिम एशिया यानी कि वेस्ट जोन में लागू होती हुई दिखेगी, और इसमें नेटवर्क की प्लानिंग, इंजीनियरिंग, उपकरण और तमाम तरह की टेस्टिंग, कमीशनिंग,
ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है टर्नकी प्रोजेक्ट है। और एक बार हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल सर आपका क्या मानना है यहाँ पर स्टॉक को लेकर, ITI को? देखिए अभी तो कुछ मूव मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। कंसोलिडेशन उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ बाकी है नहीं, और स्ट्रेंथ भी है नहीं यहाँ पे कुछ। मतलब कोई भी मूव मिलता है उस मूव में आपको एक बार एग्जिट होने का व्यू रहेगा। ठीक है सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और नतीजों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हुए दिखे यहाँ पे। SDB फाइनेंशियल की तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, MRPL की कर लिया। अब एंजल वन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंजल वन को लेकर अगर मैं समझना चाहूँ तो यहाँ पे आप ये देखिए नंबर, नेट प्रॉफिट जो है वो डबल हुआ है, रेवेन्यू 25% बढ़ा है, एबिटा 76% बढ़ा है, और मार्जिन जो है उसमें 10% का जंप आता हुआ दिखा है यहाँ पे साल 10 साल के हिसाब से। सर ग्रो के सामने एंजल वन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मार्केट शेयर में देख रहा हूँ लगातार बढ़ रहा है ग्रो का, चाहे आप जीरोधा देख लीजिए, चाहे एंजल वन देख लीजिए, उसके आगे कमोडिटीज़ में भी देख लीजिए, MTF में भी देख लीजिए। एंजल वन में क्या सलाह रहेगी, स्टॉक टूटा हुआ है सर? देखिए ग्रो का सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट है, एंजल वन का सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम देखेंगे मार्केट कैप ग्रो का 30,000 करोड़ के आसपास है, एंजल का, और ग्रो का है अप्रोक्स आपको 1,30,000 करोड़ के आसपास। अभी पी प्राइस टू जो अर्निंग है वो चल रहा है ग्रो का 55 के आसपास, एंजल का चल रहा है अप्रोक्स आपको 34 के आसपास। अब इस हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी टॉप में है ग्रो। नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था 2,050 करोड़ के आसपास का नीट पैट पोस्ट किया था, जहां पे एंजल पोस्ट किया था अप्रोक्स आप देखेंगे आपको 915 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल मुझे एंजल से अच्छा ग्रो लगता है, क्योंकि जिस टाइम पे एंजल लिस्ट हुआ था वो एक दौर था, बहुत बढ़िया टाइम था, अच्छा खासा मल्टीपैगर हमने बनते हुए देखा। ग्रो लिस्ट हुआ है, लिस्ट होने के बाद लगातार हायर हाई फॉर्मेशन में है और ग्रो जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, मैं ही बोलूंगा बाय करके चलना चाहिए। मैं तो अभी ग्रो के साथ ही रहना पसंद करूंगा। एंजल भी अच्छा लग रहा है, एंजल भी आपको एक बार 375 से 40 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। ग्रो भी आपको यहाँ से 250 है ना, वो ओवरऑल इंडस्ट्री में ग्रोथ है, तो ग्रो थोड़ा ओवर वैल्यूड है अभी भी। ये अगर पैट अच्छे से आता है तो वो एडजस्ट होगा वैल्यूएशंस के हिसाब से, प्राइस एक्शंस के साथ, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम। ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पर जो है अडानी पावर के ऊपर बात करना चाहेंगे यहाँ पर, और जो जना यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। अगर सबसे पहले जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें यहाँ पर, तो नतीजे और दो खबरें हैं बेसिकली इसमें। एक तो रिजल्ट्स को लेकर है, नेट प्रॉफिट में आप देखिए 52% का जंप है। अगर आप NII का आंकड़ा देखेंगे 33% बढ़ता हुआ दिखा है। ग्रॉस NPA जो है वो घटता हुआ दिखा है, यानी कि एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही खबर यहाँ पर ये है कि अगर आप दूसरी चीज़ों को यहाँ पर देखें तो देखिए नंबर्स उस हिसाब से आए हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही अगर मैं कुछ और चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे देखें तो बेसिकली अप्रूवल का इंतज़ार किया जा रहा है यहाँ पे कि जो CEO हैं इनके कंवल साहब, उनका कहना है कि RBI की तरफ से एक मंजूरी मिल जाएगी TVS कैपिटल को लेकर यहाँ पर, तो कंपनी जो है आगे के हिसाब से यहाँ पर अपनी और जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ा सकेगी यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस को लेकर। तो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस को लेकर, रिज्यूम को लेकर यहाँ पर जो है तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है यहाँ पे, इंटरनल जो इशू था। अभी देखते हैं जैसे ही यहाँ पे हो गया आएगा तो फिर देखेंगे। आपका क्या मानना है सर यहाँ पर? अब देखिए सर, मुझे लगता है कि ये बिजनेस देखिए बहुत ही प्रेडिक्टेबल है एंड सस्टेनेबल भी है। लास्ट एक साल से स्टॉक चला नहीं, लास्ट एक साल से ओवरऑल आप रिटर्न देखेंगे ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास है। एक साल में स्टॉक चला नहीं, एक साल पहले भी जहाँ पे था आज भी सेम जगह पे है। बीच में अच्छा खासा करेक्शंस हुआ, तो करेक्शंस का रिकवरी हुआ, इस वजह से लास्ट 6 महीने में 27%, लास्ट 5 दिन में 14%, लास्ट 2 दिन में, एक दिन में ऑलमोस्ट 2-3% रैली हुआ है। ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। एंड पर्टिकुलर स्टॉक मेरे को लग रहा है कि एक बार 545 उसके बाद 580 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। एबनॉर्मल बाइंग, एबनॉर्मल मूव आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस बहुत प्रेडिक्टेबल है। एंड जिस तरीके से स्टॉक का परफॉर्मेंस है, आपको यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड ही पे ही आपको मूव होते हुए दिखाई देंगे। अदानी पावर सर 145 150 से हम लोगों ने बाई कॉल दिया था, आज 217 है। जिसको प्रॉफिट बुक करना है कीजिए। लंबा टाइम के व्यू से 280 300 ऑन द वे। बाई करने का अभी राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम होगा अगेन एक करेक्शंस होगा, उस करेक्शंस में 195 से 190 के आसपास आने पे करना है। नहीं आता है तो अभी बाइंग अवॉइड करके रखिए, क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा उछाल मिल चुका है पर्टिकुलर स्टॉक में। चलिए, बहुत सारे स्टॉक से यहाँ पर खबरों में हम लोगों ने कवर कर लिए। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है शो को अंतिम पड़ाव की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं यहाँ पे। और प्रदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए।
जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे स्टॉक को लेके हर्षित डिस्कशन हुआ है, हो सकता है इनमें से कुछ स्टॉक हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चार्ट पैटर्न है जो हमने क्लाइंटों को कॉल दिया है, लेकिन हमारे पास नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम इज नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित आपको एंड बोनस के सारे व्यूअर्स का। हैव ए गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।